हाय, कैसे आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त चल रही पढ़ाई ठीक से? यस सर। तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा लेक्चर करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, मजा आएगा आज। आज बात करें ग्राफ से रिलेटेड कुछ फोर्स टाइम का कुछ ग्राफ होगा, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। शानदार शानदार सवाल भी मिलने वाला है, तो फटाफट कॉपी पेन लेके यस हो जाना है तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग देखे थे इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ओके देखते हैं। देखो कुछ कुछ ग्राफ का फंडा देखते हैं। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। कुछ ग्राफ समझते हैं क्या होता है। और मान लेते हैं ये ग्राफ है, यहाँ से यहाँ x1 है और यहाँ से यहाँ x2 है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ क्या बताएगा ये जानना है हमको। ये जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं। देखो उसी प्रकार से मान लेते हैं ये अगर वेलोसिटी होता और अगर ये टाइम होता, वेरी गुड, और इस प्रकार का ग्राफ हो जाता, और ये टाइम होता t1 और ये टाइम होता t2। हम जानना चाहते हैं कि ये एरिया का क्या मतलब हुआ। ये जो शेडेड पोर्शन बना रहे हैं ना, इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या बताएगा और क्या होगा, कितना होगा। दो देख लिए, तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इधर ले लेते हैं फोर्स, इधर ले लेते हैं टाइम, और ये ग्राफ हम लोग बनाए से, और ये एरिया को इधर से शेडेड कर दिए, और ये टाइम हुआ t1 और ये टाइम हुआ t2। यहाँ हुआ ओरिजिन। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का क्या मतलब हुआ, कैसे एरिया निकालते हैं हम लोग। देखना ये है कि एरिया कैसे होता है। तो याद रखना है, लास्ट पहले भी बताए हुए काइनेमेटिक्स में भी देखे थे हम लोग। इधर अगर y है, इधर अगर x है, तो एरिया हो जाएगा y ले लेंगे इधर से, और इधर से x जो है ना उसका dx ले लेना। तो y गुना dx बराबर मेरा एरिया हो जाएगा। और ये एरिया कहाँ से कहाँ है, x1 से x2। इसका मतलब ये एरिया x1 से लेके x2 तक जाएगा। इसमें x मेरा वेरिएबल, याद रखना। अगर इधर y है इधर x है तो एरिया हो जाएगा y इंटू dx। ग्रेट। और x1 से x2 लिमिट हो गया, इन इंटीग्रेशन हो गया एक तरह से। तो ये वाला एरिया क्या बताएगा, इधर v है इधर t है, तो एरिया क्या बताएगा, v इंटू dt। बहुत बढ़िया। और यहां लिमिट रहेगा t1 से t2 तक। अच्छा एक बात बताओ, ये एरिया का जो फिजिकल मीनिंग क्या होगा, यानी फिजिकली क्या बताए। मैथमेटिक्स में तो एरिया हो गया, लेकिन फिजिक्स से क्या मतलब है। तो इधर हुआ वेलोसिटी, इधर हुआ टाइम। एक तो ना वेलोसिटी इंटू टाइम का प्रोडक्ट है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है एरिया। हाँ बढ़िया चीज है। इधर देखो फोर्स है, इधर देखो टाइम है। ये एरिया क्या बताएगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये एरिया बराबर क्या होगा, इधर फोर्स है इधर टाइम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एफ डी टी। ये एरिया t1 से लेके t2 तक। अच्छा एक बात बताओ, फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या होता है, क्या, अच्छा चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स होता है। वेरी गुड। तो फोर्स इंटू टाइम हो गया इम्पल्स, यानी ये इम्पल्स बताएगा, और ये इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है। अच्छा फोर्स इंटू टाइम का ग्राफ अगर देते, फोर्स एंड टाइम का अगर ग्राफ देता है तो समझेंगे कि उसका एरिया इम्पल्स बताएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम। मजा आ गया बहुत मजा आया। तो ये एरिया का फंडा है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। पहले बताए थे ना इम्पल्स बराबर क्या होता है, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, F इंटू डी टी हम लोग बोले थे, और इसी को हम लोग इम्पल्स बोले थे, और ये बराबर चेंज इन मोमेंटम है, ये एरिया है। तो ये यही इसका मतलब हुआ फोर्स इंटू टाइम का, फोर्स और टाइम का एरिया बताएगा। तो जब तक सवाल नहीं करेंगे ना मजा नहीं आएगा। तो एक दो सवाल देख लेते हैं इसका, है कि नहीं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखिए सवाल को, बहुत मजेदार सवाल है, देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हो रहेगा तो एरिया निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम बताएगा। एक और बात जान लेते हैं हम लोग, क्या जान लेते हैं बात, अगर ये एरिया ऊपर और नीचे दोनों में हो जाए, यानी ये एरिया ऊपर और नीचे दोनों हो जाए, इधर है फोर्स और उधर है टाइम, यानी ऊपर में भी एरिया हो और नीचे में भी एरिया हो, तो ऊपर का जो एरिया होगा, एरिया बराबर इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, वो पॉजिटिव बताएगा, और नीचे में जो एरिया होगा वो एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और वो निगेटिव हो जाएगा। याद कर लेना इसको। और इसी से रिलेटेड एक मजेदार शानदार सवाल है, देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कहता है इधर दिया हुआ है फोर्स, देखो इधर दिया हुआ है फोर्स, इधर दिया है टाइम, फोर्स टाइम का ग्राफ है, इधर क्या है टाइम है और इधर है फोर्स, ये फोर्स टाइम का ग्राफ है। और इस फोर्स टाइम का देखो नीट 2014 में पूछा हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास एम इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ शॉन, ये फोर्स टाइम ग्राफ है, दिखाया हुआ है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड, यानी 0 से लेके 8 सेकेंड तक में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, कैसे बताएं। थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेना है और पहले खुद से प्रयास करना है बनाने का। ओके, t बराबर 0 to t बराबर 8 सेकेंड में बहुत आसान है। क्या करना है, एरिया निकाल देना है ना, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, बड़ा आसान। क्या होगा, वीडियो को पहले पॉज कर लेना है, खुद से प्रयास करना है, तो आप फायदे में रहोगे। बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यस, तो फायदे की बात करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया अगर हम बात करें तो 1/2 अगुना आधार, आधार कितना है 2 है, 1/2 अगुना आधार अगुना ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना है 6 है, तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, ये वाला एरिया 6 हो जाएगा। और ये वाला एरिया देखो नीचे वाला है एरिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये है 2 से लेके 4, यानी ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से देखो ये एरिया हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना 1/2 आधार ऊंचाई 6 आ जाएगा ये। और ये वाला एरिया कितना होगा, लंबाई 2 है और ये चौड़ाई 3 है, जो भी करो 6 आ गया। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा 3 इधर है इधर 4 है, तो 4 इधर है 3 इधर, तो 4 × 3 हो जाएगा इज इक्वल टू जाएगा 12। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या बताए थे, ऊपर का एरिया क्या बताएगा, हाँ ऊपर का एरिया बताएगा पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही ना पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, तो ऊपर का एरिया बताएगा +6, ओके। नीचे वाला एरिया बताएगा -6 मोमेंटम चेंज, और ये वाला एरिया बताएगा +12।
तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 12 यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड। आया मजा? पूरा मजा आया। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये एक खूबसूरत सवाल है, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ये IIT में पूछा हुआ 1994, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज विथ टाइम एज दिया हुआ। इधर देखो क्या है, इधर दिया हुआ फोर्स, इधर दिया हुआ है फोर्स। क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ। फोर्स दिया हुआ इधर, वेरी गुड। ये है 800, याद रखना 800 है, 800 यानी 200, 400, 600, 800। यहां टाइम दिया हुआ 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 60। ये इस प्रकार से एरिया ऐसे ऐसे बना हुआ एरिया। सवाल को समझना है। कहता है ए पार्ट द मैग्नीट्यूड, पहले वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, तब मजा आएगा। इम्पल्स ही तो निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 0, 4 माइक्रोसेकेंड टू 16 माइक्रोसेकेंड, यानी यहां से लेके यहां तक का निकालना है। समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि 4 से लेके 16 तक में इम्पल्स पूछ रहा है, यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, और ये बराबर हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, यानी एरिया निकाल देना। तो सबसे पहले ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? इधर करते नीचे में, तो 1/2 माइक्रो में है, याद रखना माइक्रो सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1/2। देखो ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना जानते हो? 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, तो ट्रेपेजियम का एरिया तो 1/2 गुना सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गया, तो ये साइड कितना हो गया? 200 प्लस, और ये साइड कितना हो गया? 800। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 200 और 800, सम ऑफ पैरेलल साइड गुना दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, वो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, याद कर लेना। ये दूरी कितना होगा? 2 से लेके 6 यानी 4 हो गया, 2 से लेके 6 यानी 4। तो अगर हम बात करेंगे तो 8 2 10, 1000 अगुना, यानी एक तरह से 2000 हो गया, 2000। ध्यान रखना ये माइक्रो सेकेंड में है, ये न्यूटन में है, तो 2000 न्यूटन माइक्रो सेकेंड, न्यूटन माइक्रो सेकेंड। तो हम इसको कर देते हैं 10 टू द पावर -6 न्यूटन सेकेंड कर देते हैं। अब ये वाला आइडिया क्या होगा? ये वाला आइडिया, ये तो ट्रेंगल बना रहा है सीधे सीधी, तो ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये वाला बेस कितना होगा? 6 से लेके 16, बेस हो गया 10, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई है 800, 800। ये हो जाएगा 400, यानी 400 में एक शून्य जोड़ दिया, इतना गुना 10 टू द पावर -6 न्यूटन सेकेंड। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, सही है ना? 2000, 4 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 6 से लेके 16 था तो 10 हो गया, और ये हो गया 8, सही है? सही है। तो टोटल कितना होगा? 10⁻⁶ सेकेंड को यहाँ खिला देंगे तो 1 2 3, 4 गुना 10⁻³ या 2 गुना 10⁻³। तो टोटल इम्पल्स
बराबर दोनों को जोड़ देना है। यस, 4 2 6, 6 गुना 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड। यहाँ पर एक चीज लगता है, यहाँ 4 से लेके 6 गए थे ना, तो ये बीच का दूरी 2 ही होगा। यहाँ जो हम लोग 4 ले लिए थे ना, बीच का दूरी 2 होगा, 2। बीच का दूरी 2 होगा, 2। तो इसीलिए ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 1000। तो ये 10 पावर माइनस, ये 1 गुना 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं ओके 5 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सवाल करेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वाह जबरदस्त, देखो समझना है ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल होता है ना, वो जो हम लोग पढ़ते थे ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बटा dt। यानी ये जो डीपी बटा dt देखते थे ना, वो एक्सटर्नल फोर्स होता था। आई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ये होता था। ये एक्सलरेशन सेंटर ऑफ मास का होता है, जो आगे समझेंगे सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास को नहीं समझेंगे, अभी मान लेंगे सिस्टम का जिस पर लगेगा ना ये एक्सटर्नल फोर्स, उसका एक्सलरेशन हो जाएगा, ये मानेंगे अभी। अब देखो, अगर ध्यान से समझना, अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो जाए, यानी ये अगर 0 हो जाएगा, तो क्या लगता है P बराबर कांस्टेंट होगा? कोई दिक्कत इसमें? P बराबर कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना, ये अगर 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो dp बटा dt बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा। हाँ, अब समझ में आ गया। यानी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तब 0 हो जाएगा। यानी अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 होगा तो कांस्टेंट होगा, यानी P बराबर कांस्टेंट होगा। P बराबर कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। यानी कोई सिस्टम है, उसका शुरू का मोमेंटम जितना होगा वही बाद का मोमेंटम होगा। क्लियर हो गया? मोमेंटम सिस्टम का लेना, जो होगा उसका मोमेंटम लगेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझ के देखते हैं, जैसे गन बुलेट सिस्टम है, जैसे गन बुलेट सिस्टम है। नेक्स्ट करके देखते हैं, देखो जैसे गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, जैसे गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, देखते हैं कि कैसे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसको देखते हैं। मान लेते हैं ये गन है, ये एक गन है, वेरी गुड। और इस गन का मास m है, गन का मास m है। क्लियर है? अब इससे बुलेट निकला जिसका कि छोटा सा मास m है। बुलेट निकला, वेलोसिटी मान लेते हैं u से निकला, u वेलोसिटी से निकला। तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या था? शुरुआत में, शुरू में कहानी को बढ़िया समझते हैं। शुरू में इसके अंदर बुलेट है जिसका कि मास m है, और ये गन का मास m है। शुरू का कहानी है, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। बाद में फिर इसी गन को दोबारा बना लेता हूं, ये गन को दोबारा बना लेते हैं हम लोग। सेम गन है, दूसरा गन नहीं समझना है। अब क्या हुआ, इस गन से बुलेट निकला जिसका कि मास m था, u वेलोसिटी से निकला, और ये गन का मास था m,
तो अब क्या होगा, इसका भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब इसको हम समझते हैं क्या हुआ। अब देखो, गन के द्वारा जब इस पर फोर्स लगाया, इसमें अंदर में रहता है ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है ना, ये इसको प्रेस किया हुआ रहता है, इसको मारता है धक्का, चक से बाहर निकल जाता है। नहीं, ये इसको धक्का मारेगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, देखो तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? एफ एक्सटर्नल कोई है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग अंदर में लगाया है ना, उसका इंटरनल मामला, अंदर का, अंदर की बात है, अंदर अंदरूनी बात है, आंतरिक मामला है, बाहर से इसको कोई लेना देना। बाहर का मतलब क्या हुआ, ये पूरे गन बुलेट सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स, जैसे आदमी पकड़ के रखेगा तो बाहर से फोर्स लगेगा। बात क्लियर है? हाँ। तो शुरू का इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, शुरू का जितना मोमेंटम होगा, बाद का उतना ही मोमेंटम होगा। बिल्कुल समझ में आया? तो शुरू में देखो, इसका जो गन है ना, उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। अब प्लस छोटका जो बुलेट है ना, उसका वेलोसिटी कितना है, वो भी 0 है। यानी शुरू का टोटल मोमेंटम 0 है सिस्टम का। अब बात बच गई बाद का। हाँ, तो बाद का अभी तो दिखाए नहीं, इधर अपने साबित हो जाएगा, इधर आ जाएगा, m इंटू यू कर देते हैं, उसका मोमेंटम m इंटू यू कर देते हैं, और इसका मोमेंटम होता है m इंटू भी कर देते हैं। इसका मतलब वो ये मोमेंटम शुरू वाला 0 आया था, यानी ये 0 बराबर क्या हो जाएगा, m u प्लस m v। इसका मतलब हुआ कि एम वी इज इक्वल टू माइनस एम यू। इससे ये साबित होता है कि वेलोसिटी का इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बात? बिल्कुल क्लियर है। इसका डायरेक्शन माइनस साइन बताता अपोजिट, वेक्टर में इधर अगर प्लस लेंगे, इधर माइनस, इसका मतलब v एंड u का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए इसको इधर दिखाया है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तब इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, m इंटू वी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो माइनस m इंटू यू का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि उधर का मोमेंटम उसका हुआ और इधर का मोमेंटम इसका हुआ। ये बढ़िया से समझना, ध्यान से, फंडा बेहुदा टाइप से नहीं समझना है। इसका इधर दिए, इसका इधर दिए, कैसे हुआ वो समझने का कोशिश करना है, ठीक है? फंडा देखो, जबरदस्ती याद रखने से अच्छा है ना कि क्लियर कर ले अंदर से कॉन्सेप्ट। तो क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लेते हैं, है ना? ये रट्टा रट्टी क्या कर रहे हैं बात। तो अगर बोलेगा v बराबर क्या होगा, तो v बराबर बोलेंगे एम यू डिवाइडेड बाय एम। आया समझ में? अब हम बात करेंगे थ्रस्ट फोर्स का। किसकी बात करेंगे? थ्रस्ट फोर्स का। कुछ देर पहले और भी गने बुलेट सिस्टम का कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इस गन बुलेट सिस्टम में कुछ और कमाल देखते हैं जो मजा दे देगा तुमको। क्या मजेदार बात है, देखो। तुम एक बात और देखा था ना, एवरेज फोर्स होता है एक टर्म, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स नाम सुने हो? एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बटा टोटल टाइम। यानी जिसका मोमेंटम चेंज होगा और जिधर चेंज होगा उधर फोर्स लगेगा। हाँ, अब देखो ये जो गन बुलेट सिस्टम है, अभी बुलेट रुका हुआ था नहीं, इसका वेलोसिटी अभी कितना है, u बराबर 0 है, और निकलने के बाद हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v हो जाता है। ऐसा करते हैं ना, इसका वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, इसके वेलोसिटी को। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भागने नहीं देना है और इसको पकड़ के रखना है। एक आदमी है, ये वो बोलता है कि इसको भागने नहीं देना है।
फोर्स धक्का दे के रखना है, यानी इसके द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा, नहीं इस पर एक फोर्स लगेगा, तो इसको इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये भागे नहीं। जैसे यहां पर एवरेज फोर्स ऑन बुलेट पे क्या होगा, मान लेते हैं, समझना है, मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर्ड इन टाइम टी, एन बुलेट टी टाइम में फायर किया गया, मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर्ड इन टाइम टी, यानी गन मान लेते हैं कि टी टाइम में एन बुलेट फायर करते हैं और मास ऑफ ईच बुलेट एम है, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v से निकला बाहर। तो एवरेज फोर्स ऑन बुलेट क्या हो जाएगा, यहां से दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, तो हमको निकालना है एवरेज फोर्स ऑन बुलेट, क्या निकालना है, एवरेज फोर्स ऑन बुलेट। एवरेज फोर्स ऑन बुलेट मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम बटा टोटल टाइम। मेथड नंबर 1, एक बुलेट की हम बात करते हैं, निकलने के बाद वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, तो एक सिंगल बुलेट की बात करेंगे, तो सिंगल बुलेट का मास हुआ m, अब बाद का वेलोसिटी हुआ v और शुरू का वेलोसिटी हुआ 0, अंदर में वेलोसिटी 0 था और बाद का वेलोसिटी भी हुआ था, मोमेंटम चेंज कितना हुआ m v माइनस u। अब डेल्टा टी मतलब टाइम हुआ, मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो निकाल रहे हैं ना मैग्नीट्यूड निकाले, तो क्लियर है कि इसका मोमेंटम इधर चेंज हुआ है, तो बुलेट पर इधर फोर्स लगेगा, तो बुलेट पर जब इधर फोर्स लगेगा तो गन पर इधर फोर्स लगेगा। हम चाहते हैं कि गन नहीं भागे, तो क्या करना पड़ेगा, इधर से भी फोर्स लगा कर रखना पड़ेगा, यानी इसके द्वारा इधर फोर्स लगाना पड़ेगा यार, यानी जितना एवरेज फोर्स गन के द्वारा इस पर लगेगा, गन के द्वारा जितना एवरेज फोर्स इधर लगेगा, इधर गन के द्वारा इधर फोर्स लगेगा, तो आदमी के द्वारा इधर फोर्स लगाना पड़ेगा गन को होल्ड करके रखने के लिए। क्लियर है, हाँ। तो हम लोगों ने एक बुलेट माना, एक बुलेट का मास, एक बुलेट का वेलोसिटी एम वी माइनस यू मानना है, तो जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एम वी माइनस 0, अब बटा एक बुलेट को निकलने का टाइम कितना हुआ, अब देखो डेल्टा टी टाइम में, ध्यान से देखना, टी टाइम में एन बुलेट निकलता है, तो एक नहीं, एन बुलेट को टी टाइम लेता है, ऐसे समझना है, एन बुलेट टी टाइम में निकलता है, तो एक बुलेट कितना देर में निकलेगा, टी बटा एन सेकेंड में, नहीं, एन बुलेट टी टाइम लेता है, गन से एन बुलेट निकलता है टी टाइम में, तो एक बुलेट निकलेगा कितना टाइम में, टी बटा एन सेकेंड में। तो यहां क्या करेंगे, टी बाय एन से भागा दे देते हैं, ठीक, इसको हटाते राइट साइड। इसका मतलब हुआ कि अब इसको अगर करेंगे, ये एन वाला ऊपर चल जाएगा, यहां एन एम हो जाएगा, नहीं, एन एम वी माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी। अब देखो कितना बढ़िया बात आया, यहां अगर हम एक बुलेट का, अगर हम एक बुलेट लिए ऊपर का, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये देखो एक बुलेट का मास है, अच्छा समझना, एक बुलेट, अच्छा से समझना, मजा आएगा, एक बुलेट का मास है, एक बुलेट का मास, एक बुलेट का चेंज मोमेंटम, तो ये एक बुलेट का टाइम है, एक बुलेट का टाइम, तो एक बुलेट का चेंज मोमेंटम बट एक बुलेट का टाइम। अच्छा, ये के कितना का मास हो गया, अरे वाह, ये एन बुलेट का मास है, एन बुलेट का मास है, ये एन बुलेट का मास है, तो इसका मतलब
n बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये n बुलेट का टाइम है, n बुलेट का निकलने का टाइम। इसका मतलब हुआ जितना बुलेट का मास लोगे ना उतने बुलेट का टाइम ले लोगे। एक बुलेट का मास तो एक बुलेट का टाइम, यानी एक बुलेट का मोमेंटम चेंज एक बुलेट का टाइम से भगा देंगे तो एवरेज फोर्स निकल जाएगा। और n बुलेट का अगर मास लेंगे तो n बुलेट को निकलने का टाइम हो जाएगा, तो n बुलेट का चेंज मोमेंटम बट n बुलेट का टाइम बना एवरेज फोर्स। मजा आ गया, सवाल बनाएंगे तो मजा आएगा। ये एवरेज फोर्स गन पर नहीं बुलेट पर लगेगा। ये एवरेज फोर्स किस पर लगेगा? बुलेट पर। क्यों? क्योंकि ये चेंज मोमेंटम हमने बुलेट का लिखा, तो न्यूटन्स लॉ ने बताया, न्यूटन साहब कितना इंटेलिजेंट थे, बताया कि चेंज मोमेंटम का जो रेट होगा फोर्स के समानुपाती होगा और उसी दिशा में होगा जिस दिशा में मोमेंटम चेंज करेगा। तो बुलेट का मोमेंटम इधर चेंज किया तो बुलेट पर फोर्स इधर लगेगा। तो बुलेट न्यूटन का थर्ड लॉ भी था, वो बताया कि जिधर न्यूटन का था प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी बुलेट के द्वारा गन पर फोर्स लगेगा। अब यहाँ फिर एक चक्कर है, एक आदमी खड़ा है, देखते तो कैसे खड़ा है, ये जमीन पर भागने नहीं देना है, भागने नहीं देना है, मतलब जितना फोर्स लगाएगा आदमी पर आदमी उतना फोर्स लगाएगा, तो गन भागने वाला नहीं है। तो एक दो सवाल कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। यस, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, प्यार से बनाना है, नहीं बनेगा तो फिर देखना, दिमाग लगाना है ना, क्वेश्चन समझना है। ये बुलेट लिखा है, BULLET बुलेट, BULLET बुलेट, एक साथ सटा देना है बुलेट, और यहाँ है पर, PER, पर मिनट विथ ए स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू TO2 टू द गन टू कीप इट इन पोजिशन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर से समझाता हूं मैं। देखो ये है गन, ये है गन, वेरी गुड। और इस देखो बुलेट पर अगर एवरेज फोर्स लगेगा तो एवरेज फोर्स गन पर लगेगा, तो इसको नहीं भागने देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स लगा के रखना पड़ेगा इधर के तरफ, वही फोर्स बोल रहे। इसका मतलब जितना बुलेट पर एवरेज फोर्स लगेगा उतना गन पर लगेगा, और वही आदमी इधर से लगाएगा। तो कहता है कितना फोर्स लगाएगा कि ये भागे नहीं, अपने पोजीशन पर बना रहेगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। हाँ, तो कहता है इसका जो मास है ना, इसका जो मास दिया हुआ है 35 ग्राम है, बाद में देखेंगे लिखते समय 35 ग्राम है। गन का मास से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, फिर भी दे दिया है तो लिख देते हैं। ये है 20 kg, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ये जो बाहर निकलता है ना वेलोसिटी, ये है 35 ग्राम, यानी 35 गुना 10⁻³ kg, 35 गुना 10⁻³ kg। और ये जो वेलोसिटी है ना 400 मीटर, वाह, 400 मीटर पर सेकेंड से फायर किया बुलेट, और 400 बुलेट क्या 1 मिनट में। बड़ा आसान है। देखो एफ एवरेज जो होगा, एफ एवरेज जो होगा ΔP बटा ΔT। ध्यान रहे क्या कॉन्सेप्ट है, जितना का टाइम लेंगे उतने का मोमेंटम। तो पर मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हम ले लेते हैं, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट में कितना बुलेट निकलेगा? 400 बुलेट। तो 400 बुलेट का ना मास लोगे, तो 400 बुलेट का मोमेंटम चेंज, 400 m अभी -u, और 400 बुलेट को निकलने में टाइम लगा 60 सेकंड। इतना आसान, बड़ा आसान है। m बराबर 35 कर देंगे, यानी 400 400 गुना 35/1000 कर देते हैं, इंटू v इज इक्वल टू 4
400 मीटर पर सेकंड, ये भी है 400 मीटर पर सेकंड, और यहाँ हुआ 60। अब करना क्या है, गुना भाग तो करना है। शून्य से शून्य, ई शून्य से ई शून्य काट दिए। अब एक शून्य से एक शून्य, नीचे में 1 2 3 4 शून्य, और 2 2 4 खत्म हो गया, शून्य शून्य कटे। हाँ, तो अब देखो 2 गुना 2 4, 2 तिया 6, अब 35 गुना 70, और 70 गुना 4, 7 चौका 28, 280, 280/3। तो ये हो जाएगा 3 नमा 27, एक बचा, 3 तिया 9, 93.3 न्यूटन का फोर्स लगेगा, एवरेज फोर्स लगेगा बुलेट पर। तो वही फोर्स लगेगा गन पर, वही फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए। मजा आया? तो एक सवाल हुआ, अगला सवाल देते हैं। वीडियो को पहले पॉज करना है, बात कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मजा आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। वीडियो को पहले पॉज करना है बच्चा, पहले वीडियो पॉज करो। वीडियो को पहले पॉज करोगे, बनाओगे आराम से, अपने बन जाएगा तुमको। क्वेश्चन देखो ध्यान से, मशीन गन है, फायर करता है 50 ग्राम विथ वेलोसिटी, फायर से बुलेट और 50 ग्राम 1000 मीटर पर सेकेंड, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन गन इज 200 न्यूटन। गन पर एवरेज फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है। देन फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर मिनट। तो क्या करना है, पहले गन बना लो, है ना, गन पहले बना लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बुलेट है ना, इस बुलेट का मास 50 ग्राम है। 50 ग्राम मतलब 50 गुना 10⁻³ kg। और ये जो बुलेट निकलता है ना v वेलोसिटी से, वो दिया हुआ 1000 मीटर पर सेकंड। छोटा छोटा बात को समझना है। तो एवरेज फोर्स इज 200 न्यूटन। इसके कारण जो इस पर जो एवरेज फोर्स लगेगा ना, एफ एवरेज, किस पर, एवरेज फोर्स गन पर, यानी जितना एवरेज फोर्स इस पर लगेगा 200 न्यूटन बुलेट पर लगेगा, तो वही 200 न्यूटन इस पर भी लगेगा एवरेज फोर्स। 200 न्यूटन गन पर लगेगा। तो बोलता है कि नंबर ऑफ बुलेट फायर पर मिनट बताओ। तो बड़ा आसान था ना, एफ एवरेज बराबर क्या फार्मूला दिए हम, एफ एवरेज बराबर फार्मूला दिए डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अब देखो जितना का टाइम लोगे, 1 मिनट लेते हैं तो 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड में कितना बुलेट फायर किया, n बुलेट फायर किया। n बुलेट का मास nm हो जाएगा, b-0 हो जाएगा। तबीयत से लिख देता हूं मैं, n इज, यहाँ पर क्या करेंगे, ये है 200 न्यूटन, एफ एवरेज का मान 200 न्यूटन है, n का मान निकालना है। तबीयत से देखो, ठीक से देखो, ये हुआ 50 गुना 10⁻³ ध्यान से देखना है, 50 ग्राम था ना, m v इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड -0 डिवाइडेड बाय 60। मुझे निकालना है इस n का मान। 50 गुना 4, 50 गुना 4 200 हो जाएगा, 4 गुना 6 240 हो जाएगा। 10 पावर माइनस थे, 10 पावर 3 गायब हो गया। तो n इज इक्वल टू 240 बुलेट, यानी 1 मिनट में 240 बुलेट फायर होगा, निकलेगा, तो 200 न्यूटन का फोर्स गन पे लगेगा। मजा आया वाकई में? यस। देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ टेक्निक्स है यहाँ पर। क्या टेक्निक्स है, बढ़िया से तबीयत से देखो। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दो बार सॉल्विंग लिखा दिया है, दो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉ में बेसिकली सेकेंड लॉ पर बात होगी। न्यूटन्स सेकेंड लॉ यानी NSL, न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ पर समझाता हूँ ना,
न्यूटन सेकेंड लॉ पर सॉल्विंग को यहाँ काट देते हैं। तो कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी न्यूटन्स लॉ में बनना है मास्टर। मास्टर, पैकेज ऑफ मास्टर, मतलब सवाल कोई भी हो बनना जरूरी है। साथ बने रहोगे ना तो फिजिक्स गारंटी है कि बढ़िया हो जाएगा। हमको पता है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सारे के सारे लोग आईआईटी मेडिकल नहीं करेगा, वो जरूर करेगा जो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा और सवाल भी बनेगा। तो ये कुछ स्टेप्स है, इस स्टेप्स को लाने में कहता है कि शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ, यानी एक तरह से नक्शा है, खजाने की नक्शा। ये नक्शा तुझे खजाने तक लेके जाएगा। तो एक एक स्टेप करके समझते हैं, लेकिन ये स्टेप को समझने से पहले कुछ बात को समझना जरूरी। जैसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को दिखाओ, फिर बोल रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब सवाल उठता है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फोर्स को क्या होता है, फोर्स को दिखाना पड़ेगा। तो शुरू में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े थे, आज कुछ और फोर्स, जैसे वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, रस्सी में टेंशन क्या होता है। जब तक ये नहीं जानेंगे सवाल बनाने में दिक्कत आएगी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रॉब्लम बनाने के लिए कुछ बात को समझना जरूरी है। वो बात को पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जैसे वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन कैसे लगता है उसको हम लोग समझते हैं, और उसी से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम होगा, तुरंत बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो कुछ बेसिक फोर्स को समझना पड़ेगा, जैसे वेट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। इस कुछ फोर्स, ये सब बेसिक को समझना पड़ेगा। जब ये बेसिक मुझे समझ में आ जाएगी तो आराम से आगे समझ में आता है। सबसे पहले वेट क्या होता है, देखो सेब गिर रहा है, कितना शानदार सेब है, खाने का मन करता है, खाने का मन करता है इस सेब को, एप्पल। देखो वेट इज द अनदर वर्ड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ही दूसरा नाम है वेट। यहाँ देखो रस्सी में टेंशन है, इसकी बात करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी रखा हुआ है, किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसकी बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब देखो क्या लिखा है, वेट लिखा है, वेट। ये वेट क्या होता है, तो वेट को हम लोग समझते हैं पहले ठीक से। जब हम वेइंग मशीन पे जाते हैं ना, तो मान लेते हैं वेट जो है, देखो जैसे कि मान लेते हैं बोला कि वेट है, मान लेते हैं बोला 650 न्यूटन। इसका मतलब मास मेरा है 65 केजी। ये क्या होता है, क्योंकि वेट मतलब mg होता है। वेट मतलब mg, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पर कितना वेट लग रहा है। वेट का मतलब क्या हुआ, वेट का मतलब हुआ नीचे लगने वाला फोर्स, यानी वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेट। जैसे देखो वेट ऑफ द बॉडी इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैग्नीट्यूड बराबर mg हो जाएगा, और देख लेना इसको, सेब गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हम लोग इस स्लाइड पर तुमको समझाते हैं कि वेट क्या होता है। मान लेते हैं अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, ले लिए है ना। देखो मान लेते हैं अर्थ है, जैसा कि हम लोगों को पता है अर्थ हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। क्या पता है, जैसे ये अर्थ है अगर है, तो हमको पता है कि क्या करती है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच। जैसे एक बॉडी है जिसका कि मास है, मान लेते हैं m मास, और ये इसका अर्थ का सेंटर है, अर्थ का सेंटर है। तो ये यहां से यहां एक फोर्स लगेगा, यहां से यहां इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग, अगर अर्थ का मास अगर m है और इसका मास अगर m है, तो वो फोर्स हो जाएगा G इंटू m बाय, ये हुआ R और ये हुआ H, R प्लस H का स्क्वायर।
अब देखो H अगर R के तुलना में बहुत छोटा है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो एक तरह से हो जाएगा GM बाय R स्क्वायर, और यही मेरा वेट है mg, और इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, यानी जैसे ही कोई आदमी बोलता है कि वेट मेरा 50 kg है, इसका मतलब मास बोल रहा है, वेट तो 50 × g हो जाएगा। यानी वेट क्या होता है, वो फोर्स जिस फोर्स से, जैसे कि मान लेते हैं अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ का सेंटर है और एक बॉडी है ये, तो इसको अर्थ अपने सेंटर तरफ खींचेगा। ये बॉडी अगर m1 है तो इसका वेट हो जाएगा F1 बराबर m, एक तरह का फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे दूसरा बॉडी मान लिया है m2 आया, तो m2 बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। F2 इज इक्वल टू लिखेंगे m2 × g, सही है। जैसे ये तीसरा बॉडी आया m3, तो इस m3 बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ m3 × g फोर्स से खींचेगा, यानी इसका वेट हो गया m3g। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वेट मतलब वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। नेक्स्ट, मुझको दिखाना है कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन, वेट का डायरेक्शन यानी ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगा। क्या दिखाना है? ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, यानी ये बॉडी है तो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। वेट किधर लगेगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इस तरह से, और ये मेरा वेट हो जाएगा, और वेट ही मेरा mg कहलाएगा। जैसे इस पर किधर लगेगा, सीधे सीधी नीचे लगेगा mg। जैसे ये मान लेते हैं वर्टिकल वॉल है और इस पर एक बॉडी को सटा के रखे हुए दीवार में चिपका के, वेट किधर लगेगा, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। क्लियर है बात? वेट हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अब है नॉर्मल फोर्स। ये तो गजब का चीज है। जैसे एक बॉडी देखो रखा हुआ है, बॉडी पर समझाते हैं नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स, वाह, नॉर्मल फोर्स तो सबसे पहले जान लेना ये कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स, यानी जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तभी लगेगा। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जब दो बॉडी, जैसे देखो टेबल पर ही रखा हुआ है, यानी जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी लगेगा। क्लियर है बात? नॉर्मल फोर्स कब लगेगा, इसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, REACTIO, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स को। याद रखना, ये लगता है इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ऑफ PUSHING, पुशिंग बिहेवियर। पुशिंग बिहेवियर, ये क्या हुआ इसका मतलब, यानी ये धकेलता है जब भी होता है। याद रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF, इलेक्ट्रो, समझाता हूं इसको और हम डिटेल में जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताए थे इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के, पुश को छोड़ के, पुल को छोड़ के, न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ के, जितना भी फोर्स होगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, सब का सब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या जो भी होगा सब का सब, सारा का सारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। याद करना, पहले बताए हुए थे नहीं? तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पर इसका चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज यानी इसका मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के जो चार्ज है ना, उसके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होता है ना, उसके वजह से लगता है। क्लियर है?
कहाँ लगता है? हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस, ये अगर कॉन्टैक्ट सरफेस है ना तो कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर है। जैसे ये दोनों फोटो, इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, तो इसको हम अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, इसको, ये इसका कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको ऐसे समझो ना। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर होगा, यानी इस पर इधर लगेगा और इस वाला पोर्शन पर नीचे लगेगा, यानी ऐसे समझो ना। ये हम कर दिए, ये वाला ये सरफेस है और ये वाला ऊपर का है, तो इस पर ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इस पर ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है? फिर समझाता हूँ। जैसे अगर एक बॉडी है, इस पर रखा हुआ है इससे, ठीक, अगर बॉडी इस तरह रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? जो कॉन्टैक्ट देख रहे हो ना, कॉन्टैक्ट, तो सबसे पहले ये हम डायग्राम बना लेते हैं, किसका? इसका भी और इसका, नीचे दोनों का फोटो बना दिया। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर में धकेलता हुआ फोर्स, यानी इस बॉडी पर इधर और इस बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, यानी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में धकेलता हुआ है। तो एक दो एग्जाम्पल जब तक नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा, तो एक दो क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, किधर लगेगा? क्वेश्चन देखो ध्यान से, दे दिया हूं सवाल सामने। क्या दिखाना है? नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, किधर लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोटो बना के दिखाओ। बड़ा आसान है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो दोनों बॉडी को अलग अलग कर देंगे, इसको अलग फोटो बना लिए, इसका अलग और इसका अलग, और ग्राउंड का अलग, ठीक। देखो बोर्ड ले लेते हैं, समझाता हूं, एक मिनट। यस, क्या करते हैं? एक बॉडी यहां लिए और एक बॉडी यहां लिए, इसका मास m1 मान लें और इसका मास m2 मान लें। हमको दिखाना है कि दोनों पर नॉर्मल रिएक्शन किधर किधर लगेगा। तो क्या करेंगे? फटाफट दोनों का फोटो बना लेंगे, इसका फोटो बना लिए और इसका फोटो बना लिए, और ग्राउंड का भी फोटो बना लेते हैं। हमको दिखाना है कि नॉर्मल रिएक्शन किस पर किधर लग रहा है। ये अगर m1 इधर है और m2 इधर है, तो इस देखो यहां कांटेक्ट है, तो यहां कांटेक्ट पर नॉर्मल रहेगा, इस पर इधर लगेगा, तो n1 मान लेते हैं। और यहां दोनों ना कांटेक्ट में है, तो इसके द्वारा उस पर लगेगा तो उसके द्वारा इस पर लगेगा, यानी इसके द्वारा इस पर n1 है तो इसके द्वारा इस पर भी n1 है। समझ में आ रहा है बात? अब इसके द्वारा, ग्राउंड के द्वारा इस पर लगेगा ऊपर, हम इसको n2 मान लेते हैं, तो इसके द्वारा नीचे लगेगा n2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो मान लेते हैं ये बोर्ड, ये है 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है किस पर किधर लगेगा। तो बट फटाफट, बड़ा आसान है। एक बॉडी ये लिए, एक बॉडी ये लिए, एक बॉडी ये लिए। वीडियो पॉज करना है और पॉज करके पहले बना लेना है, उसके बाद दिखाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ कांटेक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर में यहाँ लगाए, ये m1 वाला था, m1 है, m2 है, m3 है, हड़बड़ाना नहीं। इसके द्वारा इस पर ऊपर लगेगा तो उसके द्वारा इस पर नीचे लगेगा। n1 इसको मान लेते हैं तो n1 इसको मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में लगेगा तो ये वाला इसको लगाएगा, ये वाला इसको लगाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं n2 इधर लगा, तो ये भी n2 इधर लगेगा। सही है, ओके। अब फिर इसके द्वारा इस पर लगेगा n3, इस पर लगाएगा n3 है। फिर देखते हैं अगले टाइप का सवाल। जैसे देखो, जैसे इस तरह का सवाल अगर आ गया तब, जैसे देखो ये बहुत खूबसूरत सवाल है। इस तरह में क्या करेंगे हम लोग? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? पहले तो लाइटिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, डिम कर देता हूँ। देखो अब दिखाई देगा तुमको आराम से। इस तरह के सवाल को क्या करोगे? यहाँ क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना है।
यस, ये देखो रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कांटेक्ट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बॉडी पर किधर लगेगा, तो इसके कारण इधर से लगाएगा, इधर नहीं, इस पर इधर, और यहाँ के कारण क्या होगा, इसके कारण इधर लगेगा, यानी इस पर इधर लगेगा। नॉर्मल है ये, N1 नॉर्मल है, मान लेते हैं N1 नॉर्मल रिएक्शन है और N2 नॉर्मल रिएक्शन होता सा ना। कहने का मतलब है, फोटो से समझाता हूँ, देखो जैसे कि मान लेते हैं, माने ये इंक्लाइंड प्लेन है और एक बहुत बड़ा बॉडी रखा हुआ है यहाँ पर, और फिर एक नॉर्मल, ये बॉडी इधर है, एक इंक्लाइंड प्लेन इधर है और ऐसे रखा हुआ है, और बोल रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाओ, इस पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाओ। तो क्या दिखाएंगे, देखो यहाँ कांटेक्ट में है, तो इसके परपेंडिकुलर इस पर इधर लगेगा, अंदर कर देते हैं, इसको हम N1 मान लेते हैं। अब फिर देखो यहाँ कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में इधर लगेगा, तो इधर होगा। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट और पुशिंग बिहेवियर, फंडा इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो एक स्लाइड बना हुआ है, उसको समझने का कोशिश करो। स्लाइड को समझने का कोशिश करना है। एग्जाम्पल है, एक बॉडी रखा हुआ है इस पर, तो इसके द्वारा इस पर ऊपर लगा, तो इसके द्वारा इस पर नीचे लगा, ये जो है ना, इसके द्वारा इस पर, देखो ध्यान से लिखा होगा, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस एक्शन फोर्स, यानी सरफेस के कारण बॉडी पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा। ये नीचे वाला फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक, यानी ब्लॉक के द्वारा बॉडी पर नीचे लगेगा। अब ब्लॉक के द्वारा सरफेस पर नीचे लगेगा और सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर ऊपर लगेगा। क्लियर है? हाँ, मजेदार है पिक्चर। तो एक और समझ लेते हैं, ध्यान से देखना, दोनों फोर्स को समझने की कोशिश करना। क्या है ये फोर्स, क्या है, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका कि मास मान लेते हैं कुछ होगा, ठीक। ये बार बार क्यों आ रहा है भाई, चल हटाते हैं इसको, हट जा हट जा हट जा। देखो स्लाइड को देखो ध्यानपूर्वक, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, जबरदस्त विजुलाइजेशन है। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड पर एक बॉडी को रखा गया है, तो ये जो यानी इस सरफेस के द्वारा इस पर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस, यानी सरफेस के कारण ब्लॉक पर लाल कलर वाला ये जो एन है ना, ये लग रहा है। अब देखो ब्लॉक के द्वारा सरफेस पर कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक, यानी ब्लॉक के द्वारा सरफेस पर इधर फोर्स लगेगा और सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर इधर फोर्स लगेगा, यही एक्शन रिएक्शन। और ये कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर लगेगा। मजा आया? एक सवाल हम लोग देखते हैं ध्यान से, देखो जैसे इसी में अगर हमको एक क्वेश्चन बनाना हो, इस पर दिखाओ एक्शन रिएक्शन की तरह का फोटो, देखो फोटो से खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है, हमेशा क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर सेंटर की तरफ लगेगा, इधर, इसको हम N1 मान लेते हैं। यहाँ से भी कॉन्टैक्ट में है, तो फिर यहाँ से भी सेंटर की तरफ लगेगा जाता है। तुमको पता है ना, स्फीयर के सेंटर की तरफ नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, इधर होगा नॉर्मल रिएक्शन। इस पर किधर होगा, इस पर लगाएंगे तो नीचे होगा, यानी इस बॉडी पर कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर। इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर। कांटेक्ट सरफेस ये है ना, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में, ये कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर धकेलता हुआ, खींचता हुआ नहीं, धकेलता हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स खींचने वाला होता है, हर वस्तु को अर्थ अपने केंद्र की तरफ खींचती है, और ये नॉर्मल कांटेक्ट से परपेंडिकुलर धकेलती है, यानी बॉडी से पास करेगा ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस पर देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से है, थोड़ा अलग टाइप का फोटो है ये। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। आप देखो यहाँ सेंटर है, तो इसका मतलब इस कांटेक्ट का परपेंडिकुलर इधर होगा,
इस कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर इधर होगा, यानी इसके कारण नॉर्मल इधर लगेगा n1 और इसके कारण इधर n2 लगेगा। यानी ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ है, गोला है, अर्थ नहीं है गोला है, कोई गोला बना दिए, इस गोला के परपेंडिकुलर लगेगा सेंटर की तरफ, इस कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर इधर होगा। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट देखो, उसको बना के यहाँ दिखाया गया है, किस पर किधर फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखना। मार्क द नॉर्मल रिएक्शन, तो बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन किधर किधर लग रहा है इसको मार्किंग कर दिया है। यहाँ कॉन्टेक्ट सरफेस पर इधर नॉर्मल तरफ लगेगा, इसके कारण इधर नॉर्मल की तरफ लगेगा। नोट, फोर्स सिलेंडर हो या डिस्क हो या रिंग हो या स्फीयर हो, नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जहां कांटेक्ट रहेगा तो कांटेक्ट का परपेंडिकुलर जो होगा ना सेंटर की तरफ लगेगा, यानी सेंटर के तरफ नॉर्मल होता है किसी स्फेरिकल बॉडी में, रिंग हो या डिस्क हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल मतलब क्या, इस सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब सरफेस का नॉर्मल मतलब सेंटर के तरफ, इस तरह का सरफेस का सेंटर के तरफ ही नॉर्मल होगा। नेक्स्ट, जब इतना चीज पढ़े तो थोड़ा टेंशन वाली बात कर रहे हैं हम लोग। अब टेंशन एक और क्वेश्चन है, सॉरी, इस पर तुम हमको नॉर्मल रिएक्शन बना के दिखाओ तो किस पर किधर लगेगा। ये एक बॉडी है, ठीक, दूसरा इसी से सटा हुआ दूसरा है, और तीसरा इसी से सटा हुआ ये है। नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है तीनों पर, ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है। नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है, थीटा यहाँ अपने कॉपी में फटाफट बना कर दिखाओगे, रेडी रखोगे, हम दिखाते हैं तुमको कैसे होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट करते हैं, पहले क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर इधर खड़ा कर देना है, तीनों को अलग अलग कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसका कांटेक्ट का परपेंडिकुलर इधर लगेगा, इधर लग जाएगा, इसको हम मान लेते हैं N1। फिर देखो, इसके कांटेक्ट का परपेंडिकुलर लगेगा, इसके कांटेक्ट का परपेंडिकुलर इधर लग जाएगा। फिर देखो, इसके कांटेक्ट का परपेंडिकुलर इधर लग जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ भी कांटेक्ट में है तो यहाँ कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। यहाँ अगर कांटेक्ट में है तो इसके कारण कांटेक्ट फोर्स इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। इसको हम N1 डैश मान लेते हैं, N1 डैश हो गया। अब देखो, यहाँ पर भी कांटेक्ट में था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो इसके कारण इस पर और इसके कारण इस पर लगेगा नहीं। इसको हम मान लेते हैं N2 डैश, इधर होगा N2 डैश। यानी जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा, हर कांटेक्ट में अपना कांटेक्ट बना के रखता है। कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और धकेलता हुआ लगेगा। क्लियर है? अब बच गया टेंशन, तो टेंशन को भी दूरी कर लेते हैं, टेंशन को दूर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, तो कैसे हम लोग बात करेंगे टेंशन फोर्स। ध्यान से देखना, टेंशन कैसे लग रहा है। देखो, इस बॉडी को ये उठाएगा तो इसमें टेंशन लगेगा, ये बॉडी को ये उठाएगा तो इसमें टेंशन लगेगा। अब देखते हैं कैसे ये टेंशन काम करता है। ये टेंशन कैसे काम करता है, देखो, टेंशन फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग की बात करते हैं सबसे पहले। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग की बात करते हैं। वही बात, टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वगैरह वगैरह है। कैसे कैसे होता है देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग, दो तरह का स्ट्रिंग, एक होगा आइडियल, एक होगा नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब होता है हम उसके मास को 0 मानेंगे, और नॉन आइडियल का मतलब होता है हम उसके मास को 0 नहीं मानेंगे। यही दोनों में अंतर है। नॉन आइडियल यानी आइडियली हम लोग 0 मान के काम चलेंगे, लेकिन एक्चुअली में रियली में कुछ ना कुछ मास होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि अब एक सवाल उठता है, जैसे कि ये रस्सी है मान लेते हैं,
इक्विलिब्रियम समझते, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मान लेते हैं रस्सी का ये 2 पॉइंट को हम काट करके अलग कर लिए, ठीक, एक पॉइंट इधर लिए और एक पॉइंट इधर काट के अलग कर लिए, ये वाला पार्ट अलग कर लिए। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला, याद रखिए टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगेगा, टेंशन किधर होगा, हमेशा बॉडी से दूर रखना है। तो इस पॉइंट पर अगर ऊपर हम टेंशन मान लेते हैं तो इस पॉइंट पर नीचे टेंशन मानेंगे, सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम ये छोटा छोटा इस पर, इस सेक्शन पर हम बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसका 2 बात हो सकता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। अब देखो इसका जा तो कह रहा है एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऊपर की तरफ नेट फोर्स देखें तो T1 माइनस T2 नेट फोर्स हुआ बराबर मास गुना एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक। अब देखो अगर ये मासलेस रहेगा, मासलेस रहेगा यानी मास 0 रहेगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यहां से T1 इज इक्वल टू T2। हाँ ये समझ में आया, इसका मतलब रस्सी अगर मासलेस रहेगा तो हर जगह रस्सी में सेम टेंशन होगा। जैसे कि अगर एक बॉडी से ये रस्सी अगर लटका हुआ है जिसका कि मास m है, पूछेगा यहाँ टेंशन कितना, यहाँ टेंशन कितना, यहाँ टेंशन कितना, यहाँ टेंशन कितना, जैसे पूछेगा T1 यहाँ टेंशन है, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T3, यहाँ टेंशन T4, यहाँ टेंशन T5, तो कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा, बोलेंगे नहीं सब टेंशन बराबर होगा, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T4 बराबर T, यानी सारा टेंशन बराबर, यानी रस्सी अगर मासलेस होगा तो हर जगह टेंशन बराबर रहेगा। यानी रस्सी अगर मासलेस रहेगा तो अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी होगा तो उस पर टेंशन बराबर भी बराबर, यानी इस बॉडी रस्सी अगर एक्सेलरेशन में भी जाएगा यानी ए अगर नॉन जीरो भी होगा तो T1 बराबर T2 हो जाएगा। इस बात को समझना, टेंशन का मान रस्सी में हर जगह बराबर होगा अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा तो भी, यानी 2 बात होगा, यानी रस्सी अगर मासलेस होगा तो एक्सेलरेशन रहेगा तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स 0 होगा रस्सी पर, और रस्सी अगर मासलेस नहीं है तो वैसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन 0 होगा तब जाके नेट फोर्स 0 होगा, यानी मास अगर 0 होगा तो टेंशन बराबर हो जाएगा चाहे एक्सेलरेशन बराबर 0 हो या ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ बेसिक बात को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक बात को समझते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल, स्ट्रिंग इज अज्यूम्ड टू बी मासलेस, स्ट्रिंग इज सम appreciable mass, tension throughout the length remains constant। ये डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंशन होगा। अगर रस्सी में मास होगा तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंशन होगा। जैसे हमको टेंशन फोर्स दिखाना है, कैसे दिखाएंगे टेंशन फोर्स, तो देखो मान लेते हैं यहां से एक बॉडी लटका दिए ऐसे और एक बॉडी को ऐसे लटका दिए, बाद में सिखाएंगे। अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, वेरी गुड, वेट वुड बाद में दिखाएंगे। तो इस बॉडी यहां से यहां जो रस्सी है ना इसमें सेम टेंशन होगा और यहां से यहां जो रस्सी है ना इसमें सेम टेंशन होगा। इसमें हम मान लेते हैं T2 और इसमें मान लेते हैं T1। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगाना है, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर रखना, टेंशन अपन को पास नहीं आने देना है, दूर भगा देना है। जैसे इस बॉडी पर अगर टेंशन की बात करेंगे तो इधर लगेगा ऐसे, ध्यान देना इस बात को। इस बॉडी पर टेंशन किधर होगा, ऐसे होगा ऐसे। इस बॉडी यहाँ पर टेंशन किधर होगा, नीचे। यहाँ पर टेंशन होगा नीचे, यहाँ पर टेंशन किधर होगा, ऊपर। यहाँ पर टेंशन किधर होगा, नीचे। यानी इस पूरे रस्सी में T1 टेंशन होगा और ये पूरे रस्सी में T2 टेंशन होगा, लेकिन इस पॉइंट पर टेंशन की दिशा इधर और इस पॉइंट पर टेंशन की दिशा इधर हो जाएगा। सही है? जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इस तरह से लटका दिया गया, इससे दीवार से बांध के। इसमें देखो रस्सी के कारण टेंशन किधर लगेगा, इधर। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा,
नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। वेट किधर लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। अब जैसे इस तरह से बॉडी बंधा हुआ मान लेते हैं, एक बॉडी है और इस बॉडी को ऐसे बांध के रख दिए, तो इसका मतलब इस रस्सी के कारण इधर टेंशन लगेगा और इस रस्सी के कारण टेंशन इधर लगेगा। सही है। जैसे इस तरह से बॉडी रखा हुआ है, मान लेते हैं एक बॉडी है ये, और इधर एक रस्सी ले लिए, ऐसे ऐसे बांध कर रख दिए, तब क्या होगा, तो इसका अपना नीचे वेट लगेगा। इस बॉडी की बात करेंगे तो वेट लगेगा नीचे, टेंशन होगा इधर, टेंशन होगा इधर। इस पर देखो इसका अपना वेट काम करेगा इधर, बिल्कुल सही। इस रस्सी कारण टेंशन किधर होगा, ये दीवार है और ये भी बंधा हुआ है, तो इस रस्सी पर टेंशन, इस पॉइंट पर टेंशन इधर लगेगा, और इस रस्सी के कारण इस पॉइंट पर टेंशन इधर लगेगा। देखो ये रस्सी और ये रस्सी अलग अलग है, तो इसका टेंशन अगर T1 लेते हैं तो इसका टेंशन T2 लेना पड़ेगा, दोनों अलग अलग रस्सी है, और इसका नीचे mg ले रही है। तो इस प्रकार से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं, और टेंशन को हमेशा बॉडी से दूर रखना है। अब मजा आएगा तुझे। अब हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, जब हम न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम बनाने लगेंगे ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम टर्म का इस्तेमाल हुआ था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है हम लोग देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम यानी बॉडी को फ्री करके और उस बॉडी पर फोर्स को दिखाना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। जैसे कि मान लेते हैं, चलो दिखाता हूं क्वेश्चन से। देखो ध्यान से, हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे तो कुछ कुछ स्टेप्स बताए थे, इस नक्शे पर आए थे। तो आज ये नक्शा को यहीं रहने देते हैं, और इस नक्शे में क्या क्या दिया हुआ है, जो पॉइंट्स है ना, यहाँ ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम था। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ढेर सारा फोर्स नॉर्मल किधर लगा, रस्सी में टेंशन किधर लगेगा, वेट किधर लगेगा, ये सब दिखा देना को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो कैसे सवाल बनाया जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को ठीक से करना है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, बाय।